हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आपकी केमिस्ट्री का टीचर, आप सबका मेंटोर। आज लेके आया हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसका केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने लाइव सेशन लिया था, आप लोगों से इंटरेक्शन किया था और SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया था और स्टीरियो केमिस्ट्री, कायरलिटी, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिपी मिक्सचर के बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और हेलो एल्केन्स के कंप्लीट रिएक्शंस पढ़ेंगे जो बचे हुए हैं और हेलो एरीन्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के दिन अपना ये यूनिट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो फटाफट इस सेशन को आप बच्चों सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी क्लास 12 CBSE बोर्ड की ये टॉपिक पढ़ना चाहता है, नीट की तैयारी कर रहा है, उन तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइएगा बच्चों। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन है, अगर आप नीट के एस्पिरेंट है और आप क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है क्लास 24 ने, जो नीट प्रहार कोर्स है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का। आप उसको चाहें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करें अपनी यूनिट, तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, SN1 रिएक्शन, SN2। अब पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी पढ़ेंगे अपन? पहले पढ़ेंगे अपन हेलो एल्केन्स की। देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। होता क्या है बच्चों, हेलो एल्केन्स के अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है। ये कार्बन है और हेलोजन है, और ये क्या है बच्चों, ये कार्बन पे तीन तरीके से वो लगा हुआ है, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन है कार्बन पे, और ये मेरा क्या है, हेलोजन है। क्लियर है? अब ये हेलोजन जब इस कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। बहुत ध्यान से देखना, जो कार्बन हेलोजन से डायरेक्टली अटैच है वो क्या कहलाता है? मेरा अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच है वो क्या कहलाता है? मेरा बीटा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। बहुत क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर है। अल्फा और बीटा क्या होता है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो ध्यान से, एलिमिनेशन रिएक्शन जब पॉसिबल होती है जब किसी भी हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होना जरूरी है? बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो क्या नेसेसरी कंडीशन होती है? बीटा हाइड्रोजन शुड बी देयर। बीटा हाइड्रोजन शुड बी देयर। बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब जब बीटा हाइड्रोजन एटम होता है और अपन ये जब रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम ही क्या, एलिमिनेट करना, तो क्या एलिमिनेट होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। हेलोजन और हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर हट जाते हैं। कैसे वो समझेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर है क्या होता है? भाई मैंने बढ़ाया कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, तो बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये 2 बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड ये हेलोजन से बना रहा है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। अब ये अल्फा कार्बन से ये जो कार्बन अटैच है, ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन पे 2 बॉन्ड अलग से बने हुए हैं और मान लो ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। अब चेक करो, इस हेलो एल्केन के अंदर या एल्काइल हैलाइड के अंदर अल्फा और बीटा कार्बन प्रेजेंट है। बिल्कुल सर, अल्फा भी प्रेजेंट है और बीटा कार्बन भी प्रेजेंट है। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। जो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तभी क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब क्या करना है, जो हेलो एल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम है, जब इसको अपन क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करते हैं बच्चा पार्टी? इसको हीट करते हैं। अब हीट कर रहे हैं तो किसी ना किसी की प्रेजेंस में करेंगे। जब भी अपन इसको हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। क्या? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब अपन हेलो एल्केन्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन को हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों? तो सर ये जो हाइड्रोजन और हेलोजन होता है, ये क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ये हाइड्रोजन और हेलोजन क्या होता है? रिमूव हो जाता है। मतलब HX माइनस क्या हो जाएगा? HX। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या हो जाता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। ठीक है सर, क्या हो जाता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। जब भी एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन को अपन एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो हाइड्रोजन और हेलोजन का क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और क्या बनता है? अब सोचो, ये हाइड्रोजन और हेलोजन हट जाएगा तो यहां पर क्या एक डबल बॉन्ड आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। तो क्या बनेगा? एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कीन बन जाएगा बच्चों। ये देखो क्या बन जाएगा? एक एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बन रहा है? एल्काइल हैलाइड से क्या? एल्काइल हैलाइड की हेल्प से क्या बनता है? एल्कीन बनता है। एल्काइल हैलाइड की हेल्प से क्या बनता है बच्चों? एल्कीन बनता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, बट ओवरव्यू होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। सर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है? जब बीटा हाइड्रोजन एटम हो किसके पास?
एल्काइल हैलाइड के पास, और एल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं सर, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं स्ट्रांगली इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अगर आप हीट कर रहे हो एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन एटम, देन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विल टेक प्लेस एंड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। तो ये है मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको नोट करो, नोट करो, फिर इस पे इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। नोट कर लिया सर, आगे देखो। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। देखो आपके पास अगर इस तरीके का एल्काइल हैलाइड है, देखो CH3 CH2, कोई बच्चा घबराएगा नहीं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं दिमाग में। सारे कंफ्यूजन अभिषेक सर को दे दो, यहीं की मैं खत्म कराता हूं सारे कंफ्यूजन। ये देखो, ये Br, ठीक है, और देखना बहुत ध्यान से, यहां ले लो CH3, ठीक है। ये क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। बहुत ध्यान से देखना सर, ये एल्काइल हैलाइड है। इस एल्काइल हैलाइड पे अगर मैं CH3 को, देखना अभी वो बाद में आता है, इस एल्काइल हैलाइड को क्या किया मैंने, हीट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। क्या किया, इसको मैंने हीट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH ही क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो कोई भी, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इसको हीट करो। अब चेक करना, क्या ये कार्बन अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है। क्या ये कार्बन बीटा है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है सर। अब चेक करो, क्या ये अल्फा कार्बन है सर। क्या ये कार्बन बीटा है, बिल्कुल सर। जो कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच होगा वो क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन मतलब क्या सर, जो डायरेक्टली हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ होता है उसे अपन अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन ही बीटा हाइड्रोजन होते हैं। तो बीटा हाइड्रोजन है इसमें, हाँ सर, दो जगह है, एक राइट साइड में भी है, एक लेफ्ट साइड में भी है, बिल्कुल। अब क्या इसमें एलिमिनेशन हो सकता है सर, कंडीशन तो सारी फुलफिल हो रही है, बिल्कुल। अब देखो, मान लो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना है और डबल बॉन्ड लगाना है। ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, इधर से एक हाइड्रोजन हटेगा और इधर से हेलोजन हटेगा, तो देखना क्या बनने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। CH3 CH2 CH2, ये है CH, यहां तक बना दिया, ये ब्रोमीन हटा और यहां से हाइड्रोजन हटा, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा और क्या आ जाएगा, CH2। क्या कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब कुछ विद्यार्थी है समझदार, बिल्कुल, और होना भी चाहिए सर समझदार, वो क्या कह रहे हैं मेरे से, नहीं सर मैं ऐसे करने की जगह मुझे ऐसे करना है। क्या करना है, कलर कौन सा ले लेते हैं, ब्लू कलर हो गया है, ब्लैक हो गया, रेड ले लें, चलो। कई कह रहे हैं ऐसे करो सर, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करवा दो, करवा दिया। बीटा हाइड्रोजन अभी आपने यहां से लिया था, अब आप ये वाला बीटा हाइड्रोजन लो, ये बीटा हाइड्रोजन और ये हेलोजिनेशन का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओ, तो करते हैं, देखना क्या बनेगा। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, देखना बहुत ध्यान से, सिंगल बॉन्ड CH2 CH, सॉरी, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से हेलोजन रिमूव होगा और यहां डबल बॉन्ड आएगा। आ गया सर, आ गया, देखो इसका मतलब जब भी इस हायर एल्काइल हैलाइड लोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन भी अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, देखो दो एल्कीन बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो, 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे इसको, पेंट 1 इन, क्या बोलेंगे, पेंट 1 इन। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर। इसका नोमेनक्लेचर करो रेड वाले का, 1 2 3 4 5, तो यहां से होगा 1 2 3 4 5 पे पेंट 2 इन, क्या है इसका नाम, पेंट 2 इन। क्लियर है। अब सर जब भी ऐसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो फिर बात करते हैं अपन मेजर की और माइनर की। तो ये पेंट 1 इन मेजर होगा या पेंट 2 इन मेजर होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नहीं बिल्कुल डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये थॉट क्लियर होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर करवाते हैं क्या, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल और डबल बॉन्ड लगाते हैं। लगा दिया, किसके प्रेजेंस में होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है। क्लियर है। इसको होने के लिए क्या होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब एक से अधिक, मान लो 2 प्रोडक्ट बन गए, तो कौन सा मेजर और कौन सा माइनर बनेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, आइए मैं बताता हूं कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो इन दोनों को, देखो बहुत गौर से, इन दोनों को बहुत गौर से देखो। अगर पहले इसको गौर से देखो तो ये जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस डबल बॉन्ड पे के जो कार्बन है उस पे कितनी रिंग लगी हुई है, उस पे, एक मिनट, सॉरी,
उस पे ये वाली एक साइड ग्रुप अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है ये काउंट कर लो। एल्कीन पे सॉरी, एल्कीन वाले कार्बन्स पे कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है? भाई इधर एक एल्काइल ग्रुप है ना, ये पूरा साइड ग्रुप कितना अटैच है इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे? इस पे तो कोई एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, इस कार्बन पे ये एल्काइल ग्रुप है, तो नंबर ऑफ साइड ग्रुप, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने अटैच है? 1। कितने अटैच है? 1। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। इधर आ जाओ, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखो कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है? इस वाले कार्बन पे एक और इस वाले कार्बन पे भी एक। हाँ, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप किस वाले एल्कीन में ज्यादा है? इस वाले में। तो ये क्या होगा? मेजर। ये क्या होगा? मेजर। क्लियर है बच्चों? फिर रिपीट कर रहा हूं, एल्कीन बना दिया। एल्कीन बनाने के बाद अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साइड एल्काइल ग्रुप चेक कर लो। इधर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, इस पे तो कोई एल्काइल ग्रुप है नहीं, इस पे ये एक है, ये पूरा एक काउंट होता है बच्चों। ये पूरा प्रोपाइल ग्रुप है। क्या है बच्चों? ये प्रोपाइल ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये कितना है? एक। इसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं? इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस वाले कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप अटैच है, तो नंबर ऑफ साइड ग्रुप्स कितने हैं? साइड एल्काइल ग्रुप कितने हैं? 2। तो जब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जिस वाले एल्कीन में ज्यादा होगा वो क्या होगा? मेजर होगा। वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। इस रूल को क्या कहते हैं? सेट-जेफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? सेट-जेफ रूल कहते हैं। तो सेट-जेफ रूल इज डिफाइंड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको लिखवाता हूं अभी, चिंता मत करो, ये नोट कर लो भाई। एलिमिनेशन रिएक्शन ये होती है, और अगर आपको हायर एल्केन्स दे रखे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करेंगे? क्लियर है? तो अगर मैं सेट-जेफ रूल के बारे में लिखा हूं, सेट-जेफ रूल, तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है? बहुत ध्यान से लिखेंगे। तो सेट-जेफ रूल हमारा ये कहता है कि इफ मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड in elimination reaction, then the alkene having higher number या more number लिख लो, more number, having more number of alkyl group attached with carbon double bond carbon, that if more than one product are formed in elimination reaction, then the alkene having more number of alkyl group attached with carbon double bond carbon will be major product, will be major product। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, सीबीएसई के छात्र जितने भी हैं जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं, या कोई भी स्टेट बोर्ड के छात्र हैं, उनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेट-जेफ रूल? ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको नोट कर लो। क्लियर है? सेट-जेफ रूल क्या हो गया? बिल्कुल सर क्लियर है कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जहां ज्यादा, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एल्कीन बनेगा वो मेजर होगा। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन की बात। तो अभी तक सर ने आप लोगों को बच्चों SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा दी, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा दी। अब सर थोड़ा एक ब्रेक चाहिए। कैसा ब्रेक चाहिए? मुझे ये समझना चाहिए पड़ेगा कि अगर एल्काइल हैलाइड गिवन है तो मैं ये कैसे डिसाइड करूं भाई ये SN1 रिएक्शन देगा, ये SN2 रिएक्शन देगा, या एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो ये एक जगह मुझे कलेक्टिवली लिखा दो जिससे मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चिंता मत करो, मैं कुछ एक फैक्टर्स लिखवाता हूं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन कौन सी होगी, वेदर द रिएक्शन विल बी SN1 SN2 और एलिमिनेशन। तो कौन कौन से फैक्टर है जिन पे ये चीजें डिपेंड करती है? फैक्टर्स लिख लो। तो हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग डाल लो कि फैक्टर्स जिन जिन पे ठीक है, फैक्टर्स डिसाइडिंग कि रिएक्शन SN1 होगी, SN2 होगी या एलिमिनेशन होगी। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है ना कि कौन सी रिएक्शन होगी। सर ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो बहुत इजी है। पहला पॉइंट लिखेंगे सब बच्चे। पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? पहला कौन सा फैक्टर है कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है। पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है? नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है? भाई रिएजेंट तो पता ही है,
मोस्टली क्या होता है बच्चों, जो टर्शरी होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, 3 डिग्री RX, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वो क्या देते हैं जनरली SN1 या SN2, बताओ। 3 डिग्री देते हैं SN1 रिएक्शन, क्या देते हैं SN1 रिएक्शन। और क्योंकि उसमें एक ही स्टेप में नहीं होता, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इसलिए। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, अगर 3 डिग्री है तो SN1 रिएक्शन, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो इसमें क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी। क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना बहुत ध्यान से, सेकंड, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखो साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं, अगर साइज न्यूक्लियोफाइल की ज्यादा है और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपका, जैसे OH माइनस था, KOH के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस है, तो साइज पे डिपेंड ये करता है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, साइज ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल, अगर इफ साइज आपकी क्या है, ज्यादा है, बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना, अगर न्यूक्लियोफाइल की साइज आपकी जो है वो ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट करेगा, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह अगर एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सी रिएक्शन होती है, अभी लिखाया था, एलिमिनेशन पे। और कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इसको नोट कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बहुत ध्यान से देखना, SN1 SN2 रिएक्शन में अगर जाओगे तो SN1 में कार्बोकैटायन बना था, SN2 के अंदर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुई थी, बैक अटैक हुआ था, इफ यू रिमेंबर। बिल्कुल, तो अगर SN1 और SN2 में मैं पूछूं कि स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल की कहां मैटर करती है, तो स्ट्रेंथ SN2 में मैटर करती है। तो स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या देता है, SN2 रिएक्शन देता है। क्या देता है, SN2 रिएक्शन। नोट कर लो इसको। क्लियर है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बट वीक बेस है, मैं लिखवा देता हूं यहां, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस, क्या है, वीक बेस है, बेस क्या है, वीक बेस है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, SN रिएक्शन होगी। SN मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो 1 होगी वो देख लेंगे एल्काइल हैलाइड के नेचर पे, या 2 होगी वो अलग बात है, एलिमिनेशन नहीं हो सकती है, बिल्कुल। बट अगर मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोफाइल वीक है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल अगर आपका वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है बट बेस स्ट्रॉन्ग है, बट वो क्या है, बेस क्या है उसका, स्ट्रॉन्ग बेस है वो, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी इस केस में, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, कि अगर आपका ये पूरा सार है, ये क्या है, समरी है, क्या है, समरी। तो समरी में 2 पॉइंट लिखा दिए, एक और एक ये 2, कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN1 रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन रिएक्शन। हो सकता है बहुत सारे कंफ्यूजन इनसे आपके क्लियर हो गए हो, ठीक है। ये मैंने एक करिए कंक्लूजन लिखा दिया, तो अपना क्या हो गया कंप्लीट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई कंप्लीट, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विथ मेटल्स। हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में होता क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब भी क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड अगर सर्टेन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, वो सर्टेन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो बहुत ध्यान से देखना, इसका एक ब्लूप्रिंट समझाता हूं, कोशिश करता हूं। मान लो RX है, इसके अंदर X क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड है। X क्या है, क्लोराइड है या ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो जब इसको मैंने कोई मेटल मान लो Mg से रिएक्ट करा है, ये क्या है, मेरा मेटल है, मेटल के साथ रिएक्ट करा है। तो मेटल के साथ रिएक्ट कराने के बाद बना क्या, मान लो ऐसे बना, ये बन गया RMg और ये X। तो इसके अंदर R और Mg के बीच में क्या है बच्चों, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन मेटल बॉन्ड। तो ये जो ऐसे एलिमेंट बने, ऐसे कंपाउंड बने जिसके अंदर एल्काइल हैलाइड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना, इसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये क्या है,
ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, नाम क्या है इसका? नाम है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इवन ये पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अगर अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको लिखाना चाहूं तो देखो, पहला क्या इंपॉर्टेंट बात है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अपन बात करें पोलैरिटी की, ये इसका बॉन्ड क्या होता है? पोलर इन नेचर होता है। पोलर कैसे? ये मेटल है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली कार्बन पे आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड होता है ये क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में क्या होता है बच्चों? पोलर होता है, क्योंकि मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और कार्बन पे इस वजह से ये अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज दिया। क्लियर है? सेकंड, इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। ये अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX को सिंपल पानी से H2O के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा? देखना, बहुत ध्यान से देखना कैसे डिसाइड करते हो। इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बना लो, तो Mg और ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये यहां से क्या आएगा? आपके पास H+ आएगा, और यहां से क्या आएगा? OH- आएगा। तो ये R और H+ में बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा, RH। क्या बन गया? ये एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन बन गया। और बाकी जो कंपाउंड है क्या बन गया? ये MgOH-X, ये एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया, तो क्या बन गया? एल्केन। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से भी रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पानी से एल्केन बन जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी काफी स्ट्रांग होती है। क्लियर है? तो ये मैंने बताया कि मेटल को अगर आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराओगे तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या स्पेशल फीचर्स है? ठीक है, अब मेटल के साथ अगर अपन रिएक्ट कराते हैं किसको? एल्काइल हैलाइड को। मान लो आपके पास है क्या? एक एल्काइल हैलाइड है RX, इसको अपन ने रिएक्ट कराया किससे? सोडियम से, Na, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या किया मैंने? RX एल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्ट कराया? सोडियम एक मेटल है, ये क्या है बच्चों? एल्काइल हैलाइड है। सो किससे रिएक्ट कराया? मेटल से। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है? बहुत ध्यान से देखना। तो इसको सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। यहां पर इसके 2 मोल लेते हैं और ये भी 2Na रहता है। तो देखो कैसे ये रिएक्शन याद करने का तरीका। देखो, एक RX ऐसे लिख लो, ठीक है, एक RX ऐसे लिख लो, ठीक है सर, प्लस Na इसके बीच में लिख लो, और X यहां लिख लो, और यहां R लिख लो। ठीक है, तो Na कितने हैं? 2 है ना, 2 Na है। तो ये देखो इस तरीके से क्या होता है? 2NaX, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हेलोजन नेगेटिव होता है, तो 2NaX अलग हो जाएगा और R के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बन गया? एक एल्केन बन गया प्लस 2NaX बन गया। क्या बन गया? 2NaX बन गया। सोडियम हैलाइड बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, वो X जो भी होगा वैसे बन जाएगा। तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। सर ये स्पेशल क्यों है? देखो इसमें गौर करना, इस वाले एल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गए? डबल हो गए या नहीं हो गए? अरे ये RX था, ये R हो गया, मतलब अगर यहाँ CH3X है तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? डबल हो गए। कार्बन डबल करने वाली रिएक्शन या कार्बन आधे करने वाली रिएक्शन ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसका नाम भी होता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या है इस रिएक्शन का नाम? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। क्लियर है? तो रिएक्शन विद मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, वुड्स रिएक्शन। दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में बता दिया मैंने। तो क्लियर है? हेलो एल्केन्स की कंप्लीट हो गई है रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 स्टीरियोकेमिस्ट्री, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, ये हो चुका है। चेक कर लो इसको। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स भी 3 तरीके की रिएक्शन दिखाता है। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स। देखो यहां ये एक्स्ट्रा है। अब सबसे पहले एक एक करके तीनों चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड्स भी बोला जाता है इनको बेसिकली। तो एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली बोले तो बहुत ज्यादा ही कम रिएक्टिव होते हैं।
एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं। किस रिएक्शन के लिए? इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सर ऐसा क्यों होता है कि एराइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत कम रिएक्टिव होते हैं या के प्रति एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं? तो इसके लिए बहुत ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1 2 3 4 मेजर रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। तो इंपॉर्टेंट रीजन वाई, तो एराइल हैलाइड्स, देखो एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली less reactive towards nucleophilic substitution reaction। ये लिख लो why, इसके 4 इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, एक एक करके सारे रीजन पढ़ाऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस इफेक्ट। अभी समझाऊंगा क्या होता है, पहले लिख लो कौन कौन से 4 रीजन है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन रेजोनेंस इफेक्ट, कि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, दूसरा कि sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। दूसरा रीजन क्या है? sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मैंने पढ़ाया था एराइल हैलाइड्स के अंदर क्या है, देखो यहां बना के दिखाता हूं। ये मेरा एराइल हैलाइड है अगर, तो ये कार्बन और हेलोजन, ये कार्बन कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ध्यान रखो 1 2 और 3 सिग्मा होते हैं इस पे। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम की वजह से भी ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। क्यों, वो भी समझाऊंगा अभी, आराम से, चिंता मत करो। ठीक है सर, 2 रीजन ही हो गए। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन लिखो क्या? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तीसरा क्या रीजन है? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अभी बढ़ाऊंगा क्या होता है, सब चीजें लिखाऊंगा, समझाऊंगा और फिर ही आगे बढ़ेंगे। तीसरा ये रीजन है। चौथा क्या रीजन है? रिपल्शन, पॉसिबल रिपल्शन। तो 4 रीजन है। चौथा क्या है? पॉसिबल रिपल्शन। अब ये क्या क्या है वो एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ये एनसीईआरटी में भी गिवन है और सीबीएसई बोर्ड बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेता है, एक्सप्लेन 5 मार्क्स में कि व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो 5 मार्क्स का बड़ा अच्छे सा सवाल बनता है। और जैसे जैसे मैं लिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, वैसे आप लिख के आएंगे, 5 में से 5 मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो पहला रीजन की रेजोनेंस इफेक्ट। आओ समझते हैं रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। तो फर्स्ट रीजन की जो मैंने आपको समझाया था या बताया था, सॉरी, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर रेजोनेंस इफेक्ट अगर आपको समझना है तो सबसे पहले एराइल हैलाइड के अंदर अपन को क्या समझना पड़ेगा? रेजोनेंस समझना पड़ेगा। तो आइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं किसके? एराइल हैलाइड का। तो ये लो मेरा क्या है? एक एराइल हैलाइड है। क्लोराइड ले लो एग्जांपल के तौर पे। हाँ सर क्लोरीन ले लो, ये ले लो क्लोरीन। क्लोरीन पे कितने होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो इसमें से क्या होता है? एक लोन पेयर यहां आ जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अगर यहां पर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेंस अगर अच्छे से पढ़ना है आपको बच्चों, रेजोनेंस में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप, ये मेरा चैनल है सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं। देखो अभी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है, फिर रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, तो जीओसी स्टार्ट कर दिए, आईयूपीएससी का नॉर्मल जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ा रहा हूं। तो अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आता है, तो आप सब्सक्राइब करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही बताना चाह रहा था। ये तो अब यहां पर आ जाते हैं अपन। तो जब भी इसमें अभी रेजोनेंस भी वहां मैं समझा दूंगा, चिंता मत करना, क्योंकि रेजोनेंस खुद अपने आप में एक पूरा लेक्चर है। तो देखो डबल बॉन्ड जब क्लोरीन का इस वाले कार्बन की बॉन्ड पे आएगा, इस कार्बन पे 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? तो लो बना दिए सर, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ कार्बन, ये क्लोरीन, और इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? भाई यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या होगा सर? अब कैसे मूव करेगा आगे? अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां मूव करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे ऑलरेडी यह डबल बॉन्ड है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखना। जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यह क्लोरीन, ये नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। चेक करो, क्लियर है? अरे ये वापस बना देते हैं, चिंता की बात नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्ड कहां इधर शिफ्ट होगा, अब इधर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, ये तीसरा है। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा
और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये रहा नेगेटिव, यहां आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन आ जाएगा। अब क्या होगा सर, अब ये वाला बॉन्ड इधर टूट के इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इस पे आ जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा। ये रेजोनेंस है, सिंपल 11th क्लास में अपन ने पढ़ रखा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लोरीन पे नेगेटिव मतलब लोन पेयर फिर आ गया। तो ये क्या होता है, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितनी 1 2 3 4 5, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसकी, एल्काइल या एराइल हैलाइड्स की, या क्लोरोबेंजीन बोल लो, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक चीज देख रहे हो आप कि जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में, ये कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। क्या आ गई, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, नहीं सर आसान नहीं है। तो दिस डबल बॉन्ड नॉट इजी टू ब्रेक। तो कभी भी आपने एराइल हैलाइड, जब मैंने एल्काइल हैलाइड पढ़ाया था आपको, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या कहा था मैंने कि RX का ये बॉन्ड टूटता है और यहां पर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, OH आ जाता है। बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल। अब यहां पर एराइल हैलाइड के केस में ये कार्बन और ये हेलोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ना इज नॉट इजी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो एराइल हैलाइड में से हैलाइड को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो ड्यू टू दिस कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये किसकी वजह से आया, रेजोनेंस की वजह से। कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आई, किसमें, एराइल हैलाइड के बीच में। अब ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इज नॉट इजी फॉर एनी न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉट इजी टू ब्रेक, नॉट इजी टू ब्रेक फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, काफी वीक होती है या नहीं होती है इस केस में। क्लियर है पहला रीजन, अरे समझे, पहला रीजन क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट। क्यों, रेजोनेंस में देखा गया कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ गया सर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इसे बोलते हैं पार्शियल भी बोल सकते हो, पार्शियल। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन और हेलोजन का बीच का जो बॉन्ड को तोड़ना और न्यूक्लियोफाइल को वहां पर आके अटैच होना इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई लेस रिएक्टिव होता है। पहला रीजन क्लियर है कि बाय रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, बिल्कुल। अब दूसरा रीजन देखना, सेकंड, sp2 हाइब्रिड कार्बन की बात कर रहे हैं, sp2 कार्बन एटम। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया था एराइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, देखना ये कार्बन और ये हेलोजन। ये कार्बन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। क्या होता है, कार्बन होता है sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका होता है तो इसके अंदर चेक करो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर कैसे चेक करेंगे, इंडक्टिव योग में पढ़ाया था, देखना चाहो तो देख लेना, फिर भी रिपीट करता हूं। एस कितने हैं, 1, टोटल एस और पी काउंट करो कितने हैं, 3 इंटू 100 कितना है, चेक करो 33.33% है इसके अंदर। किसके अंदर, एराइल हैलाइड के अंदर। आओ इधर, CH3X ये मान लो, इसके अंदर ये कार्बन क्या होता है, sp3 होता है। ये क्या आता है, sp3 होता है। sp3 के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा सर, 1/4 इंटू 100 कितना हो गया, 25%। मतलब sp2 कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये कार्बन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ये हेलो एल्कीन्स का बताया या एराइल हैलाइड्स का बता रहा हूं, या हेलो एरीन्स का बता रहा हूं। ये वाले कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा। हेलो एल्किन के केस में 25% था, यहां 33.3% है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो हेलोजन बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, अच्छे से खींचेगा। अगर वो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ये कार्बन जब इस हेलोजन को अपनी तरफ अच्छे से खींचेगा तो कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, लेस होगी। अरे जब ये एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड बना लेंगे, अपनी तरफ मैं खींचूंगा अगर आपको, तो अपन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो, शॉर्ट हो जाएगी। और मैंने आपको फिर बताया था शॉर्ट बॉन्ड को तोड़ना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जब ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये क्या है, डिफिकल्ट है ब्रेक करना। पहला रीजन, कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है। अगर ये रीजन समझ में नहीं आया तो sp2 वाला देख लो। sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो कार्बन विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन विच इज नॉट इजी टू ब्रेक। तो दूसरा रीजन पता चल गया है, बिल्कुल सर पता चल गया है, देख लो इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए
दो रीजन क्लियर हो गए सर? हाँ, पहला रीजन रेजोनेंस, दूसरा sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। आओ तीसरा रीजन समझाते हैं आपको। एक, दो और ये रहा तीसरा। तीसरा क्या है? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। बहुत ध्यान से देखना, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब सर ये फिनाइल कैटायन क्या होता है पहले ये समझो। अब मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से आपने सर कोशिश की और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गई, मान लो हो गई भाई, कैसे भी आपने कुछ भी किया और हो गई, तो कैसे होगी देखना, नोट करना कैसे होगी। एराइल हैलाइड लो, मान लो क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, ये क्या है? एक क्लोरो और बेंजीन है, तो ये एक एराइल हैलाइड हुआ या नहीं हुआ? अब इसका मैंने किसी भी तरह इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दी मान लो इसकी, तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो कार्बन है, ये जो मेरा कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे हेलोजन जब सब्स्टिट्यूट होगा तो ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, इसे बोलते हैं फिनाइल कैटायन। इसे क्या बोलते हैं? फिनाइल का कैटायन। फिनाइल पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है भाई ये फिनाइल रिंग है। सर ये तो बेंजीन है। ना ना, पॉजिटिव है तो बेंजीन नहीं है, पॉजिटिव नहीं होता तो बेंजीन होता। पॉजिटिव आने से बेंजीन क्या बन गया? फिनाइल कैटायन बन गया। क्या बन गया? फिनाइल कैटायन बन गया। ठीक है, अब ये यहां प्लस है। अभी मैंने बताया था जब अपन क्लोरोबेंजीन का या एराइल हैलाइड का रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस के वक्त कौन सा चार्ज अंदर इंड्यूस होता है? सर नेगेटिव चार्ज होता है। अभी आपने समझाया था। अरे क्लोरोबेंजीन के केस में ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड आता है और यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के अंदर जाएगा? सर ये क्या पॉजिटिव चार्ज जो है इट विल नॉट अंडरगो रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये जो फिनाइल कैटायन हुआ ये क्या हुआ? हाईली अनस्टेबल हुआ। क्या हुआ? हाईली अनस्टेबल हुआ। हाईली अनस्टेबल हुआ क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हुआ। जहां रेजोनेंस होता है वहां स्टेबिलिटी होती है, याद रखना। अगर हाईली अनस्टेबल हुआ तो ये वापस क्या हो जाएगा? अपने रिएक्टेंट के फॉर्म में चल जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है, ये बैकवर्ड हो जाती है और यही बचता है अपने पास। तो SN1 अगर आप करा भी रहे हो या SN रिएक्शन करा भी रहे हो तो वो क्या हो जा रही है? पीछे आ जाके वापस मेरा प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर है? तो ये लिख लो, ये क्या है? दिस पॉजिटिव चार्ज विल नॉट अंडरगो, पॉजिटिव चार्ज विल नॉट अंडरगो रेजोनेंस, देयरफॉर दिस इज हाईली अनस्टेबल और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। चेक कर लो। क्लियर है बच्चों? इसको नोट कर लो। तो तीन रीजन क्लियर हो गए। पहला रेजोनेंस, कार्बन हेलोजन पे पार्शियल डबल बॉन्ड, इसलिए वो टूटना आसान नहीं है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ कम, डिफिकल्ट टू ब्रेक। तीसरा तोड़ भी दिया जैसे तैसे, फिनाइल कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, नॉट अंडरगो रेजोनेंस, हाईली अनस्टेबल, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। क्लियर है? तीन रीजन क्लियर है। चौथा क्या रीजन लिखाया था मैंने? चौथा आपको बताया था पॉसिबल रिपल्शन। भाई तीन क्लियर हो गए, तीन क्लियर हो गए। चौथा भी क्लियर मानता हूं और बता देता हूं क्या होता है। तो चौथा रीजन चेक करो, फोर्थ रीजन। तो फोर्थ रीजन क्या होता है? पॉसिबल रिपल्शन। पॉसिबल रिपल्शन। अब पॉसिबल रिपल्शन का क्या मतलब है? पॉसिबल रिपल्शन का ये मतलब है कि ये वही मैंने बनाया था क्या? एराइल हैलाइड। ये एराइल हैलाइड के अंदर मैंने अभी जब भी इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया था तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो ये रिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, तो खुद पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव की तरफ आएगा तो क्या होगा? इन दोनों में रिपल्शन होगा। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ये क्या होते हैं? एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं। इसको नोट कर लो। तो चारों रीजन समझ में आने चाहिए आप सब बच्चों को। ठीक है? क्लियर है बच्चों? सर ये समझ में आ गया कि चारों रीजन क्या थे? लेस रिएक्टिव वर्ड यूज किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिएक्शन करा भी सकते हो। तो बिल्कुल इन ड्रास्टिक कंडीशंस में, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में अपन क्या कराते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। किस केस में? एराइल हैलाइड के केस में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? चार रीजन होते हैं। रेजोनेंस, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, चौथा पॉसिबल रिपल्शन। ठीक है? अब अगर आपने फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा भी दिया तो वो किस कंडीशन में होते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा क्लोरोबेंजीन, ये क्या है? हेलोएरीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, एल्काइल हैलाइड है। इसको जब अपन इस क्लोरीन को मान लो OH- से रिप्लेस कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं? OH- से रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ेगी। पहला, OH- कहां से आ रहा है? NaOH से आ रहा है।
भाई NaOH में Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इजीली अंडरगो नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या क्या ड्रास्टिक कंडीशन है चेक करना, एक तो टेम्परेचर 623 केल्विन देना पड़ेगा और 300 ATM का प्रेशर देना पड़ेगा, ये ड्रास्टिक कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। और इसमें एक हाइड्रोजन H+ क्या लेंगे, कैटलिस्ट में लेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है, ये एक ड्रास्टिक कंडीशन है, तब जाके ये OH क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर, तब ये रिप्लेसमेंट होगा। क्लियर है, तो ये क्या है, मेरी सारी ड्रास्टिक कंडीशन है बच्चा पार्टी, क्या है ये, ड्रास्टिक कंडीशन है, तभी ये होगा। इजीली तो नहीं होगा, ड्रास्टिक कंडीशन में ही होगा। क्लियर, इसको नोट कर लो, ड्रास्टिक कंडीशन में होगा। क्लियर है। अब ये कंडीशन ईज डाउन हो जाती है कई बार, कैसे, अगर यहां पर अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन, ये क्या थी रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच थी, क्या थी, इलेक्ट्रॉन रिच। अब क्या करो, अगर इस रिंग पे अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है और यहां पर अगर मैं इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज आया था ना, देखो ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो, ये क्या है, पैरा, और ये क्या है, ऑर्थो। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो ये नेगेटिव चार्ज को कम कर देंगे, बिल्कुल। तो OH माइनस का रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड सॉल्यूशन सर। ड्रास्टिक कंडीशन को भी ईज डाउन कर सकते हैं, कैसे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उससे क्या होगा सर, अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से जो रिपल्शन हो रहा है एक न्यूक्लियोफाइल में और एक वो एराइल हैलाइड की एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है, क्यों ऑर्थो और पैरा पे ही, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर मैंने देखा था सर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया था, मेटा पे नहीं आया था, मेटा पे नहीं आया था, ऑर्थो और पैरा पे आया था। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा दो तो वो क्या करेंगे, रिपल्शन को कम करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्शन को कम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट डाउन कर लेंगे। तो अगर मैं ऑर्थो, इफ NO2 ग्रुप क्या है ये, इफ NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is placed at ortho and para position, then reaction, कौन सी रिएक्शन, SN रिएक्शन, substitution nucleophilic reaction will undergo in easy condition also, will undergo easily, लिख दो, will undergo quite easily, पहले से कंपैरेटिव में, पहले के कंपैरेटिव में क्वाइट इजीली अंडरगो कर जाएगी रिएक्शन। क्लियर है, अभी समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल देखना बहुत ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, वही क्लोरोबेंजीन लिया आप सबके लिए, ये लिया क्लोरोबेंजीन, और इसमें मैंने ऑर्थो पे या पैरा पे, ऑर्थो पे ले लो या पैरा पे, या ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप लगा दिया। ये कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मान लो एक ग्रुप लगा दिया, या पैरा पे लगा दो, कहीं भी लगा दो। अगर मैंने ये लगा दिया, फिर इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं, तो इसको अगर मैं NaOH दूं तो अब 623 केल्विन टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 443 केल्विन पे ही हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, 443 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगी इन दी प्रेजेंस ऑफ H+। तो प्रेशर भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। एक NO2 ग्रुप लगाने से टेम्परेचर पहले जो 623 था वो कितना हो गया, 443। तो इस केस में क्या बन जाएगा, चेक करना, इस केस में बन जाएगा अपना ये प्रोडक्ट, OH ग्रुप आके रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को, OH और यहाँ NO2। क्लियर है, देखो बहुत सही है। अब आपका एक काम करो, एक और काम कर सकते हैं। मान लो एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए सर, मैंने क्या कर दिए, एक की जगह 2 लगा दिए। लो लगा दो भाई, अपने घर की खेती है, एक NO2 ग्रुप ये लगा दिया, एक और लगा दो। कितने लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो टेम्परेचर 300 के अप्रॉक्स भी लोगे तो भी काम चल जाएगा भाई, NaOH। अब टेम्परेचर इस केस में कितना ले लो, मात्र 368 केल्विन पे ये टेम्परेचर पे हो जाएगा, 368 केल्विन। डाट मतलब कम टेम्परेचर दे भाई, कहने का मतलब क्या है, जितने ग्रुप लगा रहा हूं इसमें कितने लगाए, 2, तो टेम्परेचर और कम हो गया, और ये OH ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। OH ने रिप्लेस कर दिया किसको, Cl को। अरे NO2 को मत करवा देना बच्चों। क्लियर है। और अगर सर देखना, और एक और इंपॉर्टेंट बात यही बता दो सर, अगर आपने ऑर्थो और पैरा तीनों यहां पर भी NO2 ग्रुप लगा दिया, अलग से समझा रहा हूं, अलग से बनाना आप लोग नोट्स में, थर्ड, ये पहला, सेकंड और रेड वाला तीसरा, थर्ड, अगर तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया
तो सिर्फ और सिर्फ क्या करो, वार्म कर दो इसको, क्या कर दो, गर्म, कुछ भी हल्का सा वार्म करना है, टेम्परेचर इतना नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ वार्म करने पे ही क्या होगा, पानी के साथ ये NO2 ग्रुप यहां रहने दो, ये OH क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस कर लेगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होती है, 4 रीजन बताए, इजीली नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, हम जबरदस्ती कराएंगे, कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा के, मेटा पोजीशन पे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोट करना, क्योंकि मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया था, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां थी, ऑर्थो और पैरा पे ही थी, रेजोनेंस के अंदर जो अपन ने देखा था। तो मेटा पोजीशन पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही पड़ेगा, क्लियर है। सो NO2 ग्रुप इज प्लेस्ड इन द रिएक्शन, है ना, कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा, यहां लिख देता हूं नॉट मेटा, क्लियर है। चलो, तो ये क्लियर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब अगला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैंने पढ़ाया ये क्या थी, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग थी, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज आया था क्लोरोबेंजीन में या एराइल हैलाइड्स के अंदर। इसका मतलब सर अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करा के देखूं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल क्या था, न्यूक्लियस लविंग था, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, फाइल मतलब होता है लविंग, फाइल मतलब होता है लविंग, और ये इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रॉन लविंग अगर मैं रिएक्शंस कराऊं, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल को लेके आ जाऊं जो कि नेगेटिव चार्ज से प्यार करता है, वो रिएक्शन तो सर इजीली हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एराइल हैलाइड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जब भी एराइल हैलाइड को मैं एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कराऊंगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, बिल्कुल सर कर जाएगा, कोई भी डाउट है किसी को भाई, क्लियर है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से मुझे ये पता चल गया कि एज एराइल हैलाइड आर OP डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग and electron rich, so therefore electrophile can easily attack at ortho and para position, easily attack on ortho and para OP position, क्लियर है। ये समझ में आना चाहिए बच्चों, ये इसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, देखो नहीं है ना, ये देखो ऑर्थो और पैरा वो इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ नेगेटिव से प्यार करने वाला आराम से आ जाएगा, नेगेटिव से प्यार करने वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देते हैं कौन, एराइल हैलाइड, कौन, एराइल हैलाइड, इसको नोट कर लो, क्लियर है, इसको नोट कर लो। क्लियर है। अब एक और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर इधर आपके पास है एराइल हैलाइड, क्या है, एराइल हैलाइड है, और इधर ले लिया मैंने बेंजीन, क्या ले लिया बच्चों, बेंजीन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन जल्दी देगा, हु विल गिव फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये या ये, इसको समझना है। ये देखो बहुत ध्यान से देखना, अभी तो आपने बताया था सर दोनों ये देगा, यहां क्लोरीन है, यहां नेगेटिव चार्ज आता है, इंड्यूस होता है रेजोनेंस की वजह से, होता है सर, तो इसको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, या नेगेटिव लिख दो और यहां क्लोरीन बना दो, ये क्या है मेरा, एराइल हैलाइड, तो यहां ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये एराइल हैलाइड में क्या होता है, इस तरीके से होता है, और बेंजीन क्या है मेरा, इस तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं, दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल देते हैं, पर इन दोनों में कौन जल्दी देगा, कौन फास्ट देगा, तो इसको समझना बहुत ध्यान से। यहां पर क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहां पर ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, नो सच ग्रुप, यहां क्या है, नो सच ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। यहां पर जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये क्लोरीन क्या करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली इंक्रीज कर देता है, तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+, इलेक्ट्रॉन लविंग आएगा, तो वो क्या होगा, इतना इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, सॉरी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन मेरी माय फॉल्ट, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, EWG ये बोलना चाह रहा था, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरीन। अगर मिथाइल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3 होता है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, क्या करेगा, कम करेगा। अगर चार्ज डेंसिटी को कम करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। फिर सुनना, एराइल हैलाइड के केस में यहाँ क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, वो क्या करेंगे, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I ग्रुप भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, -I ग्रुप। वो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने पढ़ाया, आप जाके जरूर चेक करना बच्चों,
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, कहां से, ऑर्थो से और पैरा पोजीशन से। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो देखेगा यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कम है, ठीक है, और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, फास्ट देंगे। ये क्या करेगी, बेंजीन फास्ट देती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट कौन देती है, बेंजीन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए कराया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है कि एराइल हैलाइड और बेंजीन के केस में कौन ज्यादा तेज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। दोनों देंगे, पर बेंजीन ज्यादा तेज क्यों देता है, क्योंकि सर एराइल हैलाइड के केस में जो हेलोजन ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। अरे 10 है इलेक्ट्रॉन अगर, तो वो क्या करता है, उनको 6 रख देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं पर इतने मजे से, इतनी तेजी से नहीं करते जितना बेंजीन में करते हैं। ये नोट कर लेना, क्लियर है, इसको नोट कर लो। चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक क्लियर है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का आके अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच कराना है, क्लियर है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, पहले होती है हेलोजिनेशन। पहले क्या होती है, हेलोजिनेशन, हेलोजन एटम को जोड़ते हैं। तो एराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो हेलोजिनेशन होता है। हेलोजिनेशन में मतलब ये देख लो, ये मेरा क्या है, मान लो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसको मैंने हेलोजन से रिएक्ट कराया, मान लो Cl2 से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 बताया था क्यों, ये सब बताया था, ये डार्क में क्यों होता है, FeCl3 का क्या काम होता है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना, Cl+ बनाना। ये Cl+ क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ, याद है, हाँ सर याद है, याद नहीं है तो पहला लेक्चर देख लेना दबंग बैच का बच्चों। तो FeCl3 क्या करता है, FeCl4 माइनस और Cl+ बनाता है। तो ये जो Cl+ है ये कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं इसके, एक तो ऑर्थो पे आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, या Cl है, या तो यहां आ जाएगा या यहां आ जाएगा, ठीक है। ये पैरा है, ये ऑर्थो है, तो ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है ड्यू टू इट सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लो है, इन दोनों की स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लो है, तो ये मेजर बनता है। ये क्लियर है कि एनहाइड्रस FeCl3 का क्या काम है हेलोजिनेशन के अंदर, ये Cl2 में Cl+ निकालना, और Cl+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Cl2 क्यों एक्ट कर रहा है, ये क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अरे इलेक्ट्रोफाइल ही तो आया सर, इसने सब्स्टिट्यूट क्या किया, हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन था पहले, उसको Cl ने आके सब्स्टिट्यूट किया, यहां भी हाइड्रोजन था, दिख नहीं रहा था, बनाते थोड़ी हाइड्रोजन, इसलिए, क्लियर है, नोट कर लो। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, Cl+ आके कहां रिप्लेस करता है, ऑर्थो और पैरा। वाई ओनली ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि ओपी डायरेक्टिंग होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ओपी डायरेक्टिंग। तो हेलोजिनेशन क्लियर है, बिल्कुल सर। दूसरा सेकंड नाइट्रेशन। हेलोजिनेशन के बाद सेकंड रिएक्शन क्या होती है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप आगे जोड़ना है मेरे को। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, देखो ये क्लोरोबेंजीन ले लो, फिर से ये क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसको रिएक्ट कराया किससे, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होता है, NO2+, क्या होता है बच्चों, NO2+, इन दोनों से क्या आता है, NO2+। NO2+ का एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है बच्चा, एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, क्योंकि खुद पे, अगर इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसपे पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसपे पॉजिटिव होगा। तो यहां ये किस पे आके जुड़ जाएगा सर, वही ये एक ऑर्थो पे आके जुड़ जाएगा और एक पैरा पे आके, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, और एक पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कौन सा मेजर होगा, तो ये वाला मेजर होगा, पैरा वाला। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इन दोनों में क्या होगी, कम होगी, तो ये मेजर बनेगा। क्लियर है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है, चेक कर लो, ठीक है। पहला हो गया हेलोजिनेशन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दूसरा नाइट्रेशन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तीसरा सल्फोनेशन, थर्ड क्या है, सल्फोनेशन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सल्फोनेशन मतलब क्या होता है, SO3H का जुड़ना। क्या होता है, SO3H का जुड़ना। SO3H कहां से आएगा सर, देखो ये ले लो क्लोरोबेंजीन, बहुत ध्यान से देखना, ये इसको किससे रिएक्ट करा दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4,
जब भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो तो इसमें से क्या आता है SO3H, इसका क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको क्या कर दो हीट कर दो, तो इसमें भी क्या होता है SO3H आके जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यहां पर आ गया SO3H, ये SO3H ऑर्थो पे आ गया और एक SO3H का प्रोडक्ट क्या बनेगा पैरा वाला, ये क्या होगा मेजर। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो। 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली। पहला पढ़ लिया हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन बोल सकते हो, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, कुछ भी बोल सकते हो, नाइट्रेशन NO2+ और यहां पे SO3H+। क्लियर है। चलो चौथा और बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है चौथा। इसको रेड कलर से क्यों बनाया भी समझा दूंगा। अब क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, ये लिया मैंने क्या क्लोरोबेंजीन, क्या लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को मैंने रिएक्ट कराया किसी एल्काइल हैलाइड से, मान लो मिथाइल हैलाइड CH3Cl से। किससे रिएक्ट कराया CH3Cl से। इन दी प्रेजेंस ऑफ वापिस क्या किया एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस AlCl3। अब इस केस में क्या होगा, इसमें मिथाइल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये तो पता ही है। तो ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो ये भी 2 पोजीशन पे आके जुड़ सकते हैं। कहां कहां, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। आओ इसके बनाए प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा, यहां क्लोरो है, यहां CH3 आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया यहां पर क्लोरीन, ये भी यहां CH3 आ गया। अरे यही तो होगा। अभी तक ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये सभी तो रामायण कर रहे हैं अपन। ये क्या कौन सा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है, क्या है एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप एक तरीके से किसकी तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां एल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है उसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है किसमें एराइल हैलाइड के अंदर, जहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। भैया CH3 है, अगर यहाँ C2H5 लिख दूंगा तो यहाँ C2H5 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब अगर मैंने क्या किया, यही देखना बहुत ध्यान से, यही देखो वापस क्लोरोबेंजीन है, इसको अगर मैंने रिएक्ट कराया मान लो CH3COCl से। किसे रिएक्ट कराया CH3COCl, ये क्या है एसिटाइल ग्रुप है, क्या बोलते हैं इसको एसिटाइल क्लोराइड। तो ये एसिटाइल ग्रुप में ये क्या है Cl पे डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो CH3CO वाला ग्रुप है ये आके कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखना बहुत ध्यान से। तो ऑर्थो पे अगर जुड़ेगा तो ऑर्थो पे एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। एसाइल ग्रुप मतलब बोले तो CH3CO या COCH3 सॉरी COCH3 ऑर्थो पे, या पैरा पे जुड़ जाएगा Cl COCH3। इसे क्या बोलते हैं, जब एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिटाइलेशन। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके की होती है बच्चा, 4 तरीके की, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और चौथी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन कौन सी, एल्काइलेशन जहां एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, एसिटाइलेशन जहां एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है। क्लियर है। यही रहेगा रिएक्टेंट में, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये क्या है एल्काइल एराइल हैलाइड। क्लियर है, इसको नोट कर लो। ये क्या है एसिटाइलेशन, नीचे वाला, ये ब्लैक वाला क्या है एल्काइलेशन। क्लियर है बच्चों, चलो डन बिल्कुल। तो ये क्या थी रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तीसरी कौन सी रिएक्शन पढ़नी है अपन को, लास्ट रिएक्शन विथ मेटल। अब देखो एराइल हैलाइड है कोई भी, मान लो अपना ये मेरा एराइल हैलाइड है, ये है मेरा मान लो यहां पर एराइल हैलाइड कोई भी एक्स ले लो। इसको जब मैंने किससे रिएक्ट कराया Na सोडियम से, किसे बहुत ध्यान से देखना सोडियम से, इन दी प्रेजेंस ऑफ, और इसको अब मैंने Na को यहां ले लिया RX। पहले क्या लिया था बच्चों R, ये देखो ये सोडियम मेटल है ना, ये मेटल। जब मैंने क्या किया किसी मेटल को एराइल हैलाइड, ये क्या है एराइल हैलाइड लिया और यहां क्या ले लिया एल्काइल हैलाइड ले लिया। या पहले एक काम करते हैं, हाँ ये ले लो चलो कोई दिक्कत नहीं, एल्काइल हैलाइड ले लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शन विथ मेटल हुआ ड्राई ईथर,
क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या होगा देखना, ये x, ये Na और ये R, सॉरी ये x इस तरीके से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या, x Na और यहां से x आ जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट चेक करना, यहां से x आएगा, यहाँ Na और यहां से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 2Na ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, चेक करना, यहाँ R ग्रुप जुड़ जाएगा प्लस 2NaX आ जाएगा। क्लियर है, ये भी एक तरीके क्या है, रिएक्शन विद मेटल ही तो है। मेटल दो मोल सोडियम के ले लिए, इधर एराइल हैलाइड ले लिया, इधर एल्काइल हैलाइड ले लिया, तो ये इधर से हेलोजन और इधर से हेलोजन रिप्लेस कर देगा ये सोडियम, और यहाँ R कहाँ जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा R। तो ये क्या बन गया, बन गया या नहीं बन गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। इससे पहले क्या पढ़ाई थी, वुड्स रिएक्शन पढ़ाई थी, जहां सिर्फ 2RX लिया था और RR बना था, याद है, नहीं सर एक बार याद दिला दो। ये लो, कहां गया, ये रहा, ये वुड्स रिएक्शन थी ना, RX Na RX, तो RR बना था, वो वुड्स रिएक्शन थी। ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक। एक और है, एक और रिएक्शन है, लास्ट है, चिंता मत करना, वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक और क्या है, अगर आप एक काम करो, दोनों एराइल हैलाइड ले लिया, भाई दोनों एल्काइल हैलाइड से समझाए तो दोनों एराइल हैलाइड ले लो, इसको रिएक्ट कराओ किससे, सोडियम से, Na से। अब क्या बनेगा देखना, 2Na ले लो इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस केस में क्या होगा देखना, 2NaX अलग हो जाएगा और ये दो बाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल, इस तरीके से। अरे RR की जगह AR हो गया, अरे ये ARX है ना, देखो चेक करो, ARX है, तो ये क्या बन गया, AR और साइड प्रोडक्ट NaX तो है ही। क्या बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल बोलते हैं, या डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, डाइफिनाइल। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, फिटिक रिएक्शन। क्या होता है इसका नाम, फिटिक। क्या नाम होता है इसका, फिटिक रिएक्शन। पहले मैंने बताया वुड्स फिटिक क्या होता है, जब दोनों अलग अलग है, दोनों अगर दोनों एल्काइल हैलाइड है तो वुड्स रिएक्शन, दोनों एराइल हैलाइड है तो फिटिक रिएक्शन, और एक एराइल और एक हैलाइड है, एक एराइल है एक एल्काइल है तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो ऐसे लिख लो। देखो अगर RX है, दोनों एल्काइल हैलाइड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, RR बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, WR। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। अगर AR है, दोनों तरफ क्या है, AR है, तो क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। और अगर एक जगह RX है और एक जगह ARX है तो दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो उसके बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। याद करने का तरीका चाहो तो याद कर लो, ठीक है। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कंप्लीट होता है अपना थोड़ा सा एक मिसलेनियस था टॉपिक बचा है, जो कि मैं करा दूंगा जब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले 10 मिनट का एक छोटा सा यूजेस, उसमें पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में कुछ बताऊंगा, CCl4 उनके यूसेस जो बोर्ड में एग्जाम में आते हैं वही बताऊंगा। चिंता मत करना, एनसीईआरटी में ये इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता इस यूनिट में, आई चैलेंज दिस। तो 4 यूनिट है, आज का लेक्चर कितना है, 1 घंटे का अप्रॉक्स लेक्चर है। तो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गया है, प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो चुका है, और इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये सब अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, तो ये मेरा चैनल है अभिषेक सर का, आपके CBSE क्लस्टर बाय अभिषेक सर। इस पर बिल्कुल बेसिक से चीजों से अपन बात करते हैं, और भी कोई आपके डाउट होंगे तो यहाँ पे एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है। इसके नोट्स चिंता मत करना, नोट्स में सेंड कर दूंगा केमिस्ट्री मंत्रा विद अभिषेक के ऊपर और सर के चैनल पे, ठीक है। ऐसे और वीडियो लेते आऊंगा। टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो।